तो सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत और उसमें भागीदारी के लिए आपको शुभकामनाएं दे दूं, क्योंकि अब यहाँ से एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत है जिसमें आप बिना रुके हुए 28 मई तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं और जिनको मैं देख पा रहा हूँ मुखर्जी नगर में ही संस्कृति के अन्य क्लासरूम में और फिर प्रयागराज में, और तमाम लोग जो इस दौरान लाइव ऑनलाइन मोड पर हैं, ये एक सुखद आश्चर्य भी था और कहीं ना कहीं आपको बतलाऊं कि बहुत और जिम्मेदारी को एहसास कराने वाली चीज़ है कि इस समय लगभग 7,000 बच्चे इस पूरे सेशन के साथ जुड़े हुए हैं। और पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद यह प्रयास केवल हमारा होगा, लेकिन ये देखकर और ये जोश और जज्बा देखकर ये लग रहा है कि नहीं, ये प्रयास आपकी तरफ से भी है। और यही वजह है कि खाली मशाल जलाने से अंधेरा नहीं जाता है, आंखें खोलनी पड़ती हैं उजाले के लिए। तो हकीकत है कि आपने आंखें खोल रखी हैं, मशाल तो मैं जला ही रहा हूं। तो अच्छी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में आज पहला ये क्लास फॉर्म में चीज़ें आपके पास आएंगी। क्लास का तात्पर्य ये है, पिछली क्लास में सेमिनार के दौरान मैंने सारी बातों को विस्तार से बतलाया था और ये चीज़ आज से नियमित रूप से शुरू होगी। फिर भी कुछ एक बच्चों का था कि वो उस समय आ नहीं पाए और उनको पता नहीं चला था, बाद में उनको पता चला। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि पहले की स्थितियों में क्या क्या चीज़ें थी। एक शेड्यूल आपको उस दिन मिल गया था, फिर उस दिन साथ में एक जो मैंने बताया था तरीका क्या होगा, तो एक आर्ट एंड कल्चर का जो करंट से रिलेटेड मुद्दे थे वो मिल गए थे। इसके बाद उस शेड्यूल के अंतर्गत आपका अगला टेस्ट, अगला सेशन नेक्स्ट वीक है 25 दिसंबर। वहीं से बड़ा दिन शुरू होता है। अभी आप छोटे दिन में उस दिन साइंस का होगा, रितेश सर सेशन को ले रहे होंगे। उस आज आपको ये मिल गया होगा मेरे ख्याल से सामान्य विज्ञान का, तो जनरल साइंस का क्या क्या चीज़ें कवर अप करने की होती हैं और अकॉर्डिंग टू यूपीएससी के क्वेश्चंस ईयर को ध्यान में रखकर उस टॉपिक को यहाँ पर बतलाया गया है। और फिर आज के टेस्ट के उपरांत, क्लास के उपरांत आपको एक सप्लीमेंट देंगे। हमारा पहले ही घोषणा थी कि हम ऐसा कोई मैटर आपको उपलब्ध नहीं कराएंगे, बर्डन नहीं देना है। जितनी चीज़ें हैं उसी में आपको तरीका सीखना है, पढ़ तो चुके ही हैं। फिर भी एक बिंदु पर लग रहा था कि जहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं, तो एक सप्लीमेंट के रूप में आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक मैटर क्लास से जाने के समय में मिल रहा होगा। इससे बाहर बौद्ध धर्म नहीं है, वो चाहे आप किसी भी जगह का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो। और चूंकि यूपीएससी के अंतर्गत ये हमेशा रहा है, सेगमेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहा है, तो कम से कम ये सामग्री आपके पास मौजूद रहेगी। दे तो मैं पहले भी देता आपको, लेकिन अभी उसी में क्वेश्चन भी होंगे, तो फिर आपके लिए ये मुंह से बच पाना बड़ा मुश्किल होता। कुछ लोग मिलाने लगते कि देखें ये मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये क्लास के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहले उस प्रक्रिया पर बात करेंगे कि जहाँ पर आज, और इसी तरीके से चूंकि आज ये पहला सेशन ही है इस रूप में शेड्यूल के साथ, तो हो सकता हो कुछ असुविधा आपको हुई हो आने में, बैठने में या इस टाइप की। तो ये केवल मामला था कि
जनरली अभी तक इस रूप में सेमिनार्स होते रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पर क्लास का ये मामला कभी रहा नहीं। तो हो सकता हो कि कुछ असुविधाएं या कुछ जो समय आपको लगा, आगे से वो चीज़ें अपने समय पर पूरी तरह शुरू भी हो रही होंगी। तो सबसे पहले उस दिन भी मैंने जो बतलाया था, आज का क्लास शुरू करने से पहले रिपीट करूंगा वो चीज़ कि आपको एक टेस्ट पेपर मिलेगा अभी, और वो टेस्ट पेपर आप लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन होंगे उसमें। मैं यहीं आपके पास सामने खड़ा रहूंगा, अन्य क्लासेस में भी और अन्य जगह पर भी, और जो ऑनलाइन में वहां पर भी अपलोड हो चुका होगा या अपलोड हो जाएगा अभी। और फिर समय 20 मिनट का होगा, और इसके तुरंत बाद वह आपकी बुकलेट जमा हो जाएगी। तुरंत ही आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि परिणाम में देर नहीं करनी चाहिए। और फिर इस पेपर के पश्चात, यानी कि इस 20 मिनट के पश्चात, हम उन सवालों को डिस्कस कर रहे होंगे। और वो सवाल डिस्कशन का उद्देश्य खाली ये बताना नहीं है कि इसका उत्तर ये होगा, ये क्या होगा। ये बतलाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आखिर इसका उत्तर यही क्यों होगा। और उससे संबंधित कोशिश रहेगी कि चूंकि जो मेरी अपनी नज़र में कुछ महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम चाहेंगे कि डिस्कस करें, तो उस टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस भी कर रहे होंगे। और ये पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत समय की कोई सीमा नहीं होगी। मतलब ऐसा तो नहीं कि समय देकर आए हो कि एकदम कि 7 बजे बोला हुआ था तो ठीक 7 बजे एकदम मैसेज आने शुरू हो जाए, ऐसा कुछ हो तो मैं दबाव समझ सकता हूँ। देखिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बावजूद इसके समय सीमा का तात्पर्य नहीं कि लंबा ऐसा कुछ होगा, बस ये है कि बातें जब शुरू होंगी तो मैं चाहूँगा कि ख़त्म भी हो पूरी तरीके से, उसमें ये मुद्दा ना हो और आपके यहाँ पर आने की अपनी सार्थकता साबित हो। तो शुरू करते हैं फिर कार्यक्रम बिना लेट किए हुए। ठीक है, तैयारी करके आए हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि उस समय मैं बताया भी था, फिर भी लोगों को एक कन्फ्यूज़न हो। मैंने कहा था कि ये पूरा कार्यक्रम उनके लिए जो पके हुए लोग हैं, अभी कुछ पक रहे हैं, वो भी उसी टोकरी में आ गए हैं। तो समस्या ये है कि उनके लिए यह सुविधा होगी कि कहीं पर कोई सेगमेंट उनका अभी तैयार नहीं होगा या अभी कहीं जगह वो क्लास कर रहे होंगे। तो मैं उस समय भी बताया था कि इस पूरे क्लास का ओरिएंटेशन का उद्देश्य ये नहीं कि आपको परेशानी में डालना, आपकी तैयारी को बाधित करना एकदम नहीं है। वो चीज़ अपने समय पर आपके साथ पूरी हो रही होगी, और फिर जब वो सेगमेंट आपका पूरा हो रहा होगा तो उसको अलग से कवर करने का पूरा मौका भी आपको मिलेगा। तो इसलिए कोई परेशान होकर या घबराहट की वजह से ये नहीं करना है कि मान लीजिए किसी को, अब हो सकता हो कि किसी स्तर पर किसी का साइंस नहीं हुआ, सपोज करिए, किसी का हो सकता हो कि ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट नहीं हुआ हो, कहीं पर भी वो पढ़ रहा हो। मैंने पहले कहा था ये मुद्दा है ही नहीं कि वो संस्कृति का स्टूडेंट है अथवा नहीं है, लेकिन हो सकता हो कि उसको अगले महीने उसका वह चीज़ पढ़ाई के साथ शुरुआत हो और वो ख़त्म। तो ये ना सोचे कि कहीं से फटाफट कुछ पढ़ लेते हैं 4 दिन में, 7 दिन में। 7 दिन में वो पढ़ाई कर नहीं सकता। पढ़ वही सकता है 7 दिनों में जिसने पहले से पढ़ा हुआ हो, उसके पास मैटर हो। तो इसलिए ये परेशानी वाला मामला नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर आज ऐसे भी लोग होंगे जो इस भाव के साथ भी होंगे, चले देखें क्या होता है, तो जरा पकड़कर आराम से अपने आप वहां कुर्सी की पेटियां बांध लें, मौसम बिगड़ने वाला है ना। तो खैर, आजकल तो मौसम पे ही चर्चाएं ज्यादा हैं, है ना। तो खैर शुरुआत करें। ठीक है, तो पेपर जरा बांट दिया जाए सबको।
तो देख लिया, ठीक। आवाज नहीं आ रही? आएगी, अब आवाज भी आएगी। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत और उसमें भागीदारी के लिए आपको शुभकामनाएं दे दूं, क्योंकि अब यहां से एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत है जिसमें आप बिना रुके हुए 28 मई तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं और जिनको मैं देख पा रहा हूँ मुखर्जी नगर में ही संस्कृति के यानी क्लासरूम में और फिर प्रयागराज में, और तमाम लोग जो इस दौरान लाइव ऑनलाइन मोड पर हैं, ये एक सुखद आश्चर्य भी था और कहीं ना कहीं आपको बतलाऊं कि बहुत और जिम्मेदारी को एहसास कराने वाली चीज़ है कि इस समय लगभग 7,000 बच्चे इस पूरे सेशन के साथ जुड़े हुए हैं। और पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद यह प्रयास केवल हमारा होगा, लेकिन ये देखकर और ये जोश और जज्बा देखकर ये लग रहा है कि नहीं, ये प्रयास आपकी तरफ से भी है। और यही वजह है कि खाली मशाल जलाने से अंधेरा नहीं जाता है, आंखें खोलनी पड़ती हैं उजाले के लिए। तो हकीकत है कि आपने आंखें खोल रखी हैं, मशाल तो मैं जला ही रहा हूं। तो अच्छी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में आज पहला ये क्लास फॉर्म में चीज़ें आपके पास आएंगी। क्लास का तात्पर्य ये है, पिछली क्लास में सेमिनार के दौरान मैंने सारी बातों को विस्तार से बतलाया था और ये चीज़ आज से नियमित रूप से शुरू होगी। फिर भी कुछ एक बच्चों का था कि वो उस समय आ नहीं पाए और उनको पता नहीं चला था, बाद में उनको पता चला। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि पहले की स्थितियों में क्या क्या चीज़ें थी। एक शेड्यूल आपको उस दिन मिल गया था, फिर उस दिन साथ में एक जो मैंने बताया था तरीका क्या होगा, तो एक आर्ट एंड कल्चर का जो करंट से रिलेटेड मुद्दे थे वो मिल गए थे। इसके बाद उस शेड्यूल के अंतर्गत आपका अगला टेस्ट, अगला सेशन नेक्स्ट वीक है 25 दिसंबर, वहीं से बड़ा दिन शुरू होता है। अभी आप छोटे दिन में हैं। उस दिन साइंस का होगा, रितेश सर सेशन को ले रहे होंगे। उस आज आपको ये मिल गया होगा मेरे ख्याल से सामान्य विज्ञान का, तो जनरल साइंस का क्या क्या चीज़ें कवर अप करने की होती हैं और अकॉर्डिंग टू यूपीएससी के क्वेश्चंस ईयर को ध्यान में रखकर उस टॉपिक को यहाँ पर बतलाया गया है। और फिर आज के टेस्ट के उपरांत, क्लास के उपरांत आपको एक सप्लीमेंट देंगे। हमारा पहले ही घोषणा थी कि हम ऐसा कोई मैटर आपको उपलब्ध नहीं कराएंगे, बर्डन नहीं देना है। जितनी चीज़ें हैं उसी में आपको तरीका सीखना है, पढ़ तो चुके ही हैं। फिर भी एक बिंदु पर लग रहा था कि जहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं, तो एक सप्लीमेंट के रूप में आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक मैटर क्लास से जाने के समय में मिल रहा होगा। इससे बाहर बौद्ध धर्म नहीं है, वो चाहे आप किसी भी जगह का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो। और चूंकि यूपीएससी के अंतर्गत ये हमेशा रहा है, सेगमेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहा है, तो कम से कम ये सामग्री आपके पास मौजूद रहेगी। दे तो मैं पहले भी देता आपको, लेकिन अभी उसी में क्वेश्चन भी होंगे, तो फिर आपके लिए ये मोह से बच पाना बड़ा मुश्किल होता। कुछ लोग मिलाने लगते कि देखें ये मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये क्लास के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहले उस प्रक्रिया पर बात करेंगे कि जहाँ पर आज
और इसी तरीके से चूंकि आज ये पहला सेशन ही है इस रूप में शेड्यूल के साथ, तो हो सकता हो कुछ असुविधा आपको हुई हो आने में, बैठने में या इस टाइप की। तो ये केवल मामला था कि जनरली अभी तक इस रूप में सेमिनार्स होते रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पर क्लास का ये मामला कभी रहा नहीं। तो हो सकता हो कि कुछ असुविधाएं या कुछ जो समय आपको लगा, आगे से वो चीज़ें अपने समय पर पूरी तरह शुरू भी हो रही होंगी। तो सबसे पहले उस दिन भी मैंने जो बतलाया था, आज का क्लास शुरू करने से पहले रिपीट करूंगा वो चीज़ कि आपको एक टेस्ट पेपर मिलेगा अभी, और वो टेस्ट पेपर आप लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन होंगे उसमें। मैं यहीं आपके पास सामने खड़ा रहूंगा, अन्य क्लासेस में भी और अन्य जगह पर भी, और जो ऑनलाइन में वहां पर भी अपलोड हो चुका होगा या अपलोड हो जाएगा अभी। और फिर समय 20 मिनट का होगा और इसके तुरंत बाद वह आपकी बुकलेट जमा हो जाएगी। तुरंत ही आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि परिणाम में देर नहीं करनी चाहिए। और फिर इस पेपर के पश्चात, यानी कि इस 20 मिनट के पश्चात, हम उन सवालों को डिस्कस कर रहे होंगे। और वो सवाल डिस्कशन का उद्देश्य खाली ये बताना नहीं है कि इसका उत्तर ये होगा, ये क्या होगा। ये बतलाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आखिर इसका उत्तर यही क्यों होगा। और उससे संबंधित कोशिश रहेगी कि चूंकि जो मेरी अपनी नज़र में कुछ महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम चाहेंगे कि डिस्कस करें, तो उस टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस भी कर रहे होंगे। और ये पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत समय की कोई सीमा नहीं होगी। मतलब ऐसा तो नहीं कि समय देकर आए हो कि एकदम कि 7 बजे बोला हुआ था तो ठीक 7 बजे एकदम मैसेज आने शुरू हो जाए, ऐसा कुछ हो तो मैं दबाव समझ सकता हूँ। देखिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बावजूद इसके समय सीमा का तात्पर्य नहीं कि लंबा ऐसा कुछ होगा, बस ये है कि बातें जब शुरू होंगी तो मैं चाहूँगा कि ख़त्म भी हो पूरी तरीके से, उसमें ये मुद्दा ना हो और आपके यहाँ पर आने की अपनी सार्थकता साबित हो। तो शुरू करते हैं फिर कार्यक्रम बिना लेट किए हुए। ठीक है, तैयारी करके आए हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि उस समय मैं बताया भी था, फिर भी लोगों को एक कन्फ्यूजन हो। मैंने कहा था कि ये पूरा कार्यक्रम उनके लिए है जो पके हुए लोग हैं। अभी कुछ पक रहे हैं, वो भी उसी टोकरी में आ गए हैं। तो समस्या ये है कि उनके लिए यह सुविधा होगी कि कहीं पर कोई सेगमेंट उनका अभी तैयार नहीं होगा या अभी कहीं जगह वो क्लास कर रहे होंगे। तो मैं उस समय भी बताया था कि इस पूरे क्लास का ओरिएंटेशन का उद्देश्य ये नहीं कि आपको परेशानी में डालना, आपकी तैयारी को बाधित करना एकदम नहीं है। वो चीज़ अपने समय पर आपके साथ पूरी हो रही होगी और फिर जब वो सेगमेंट आपका पूरा हो रहा होगा तो उसको अलग से कवर करने का पूरा मौका भी आपको मिलेगा। तो इसलिए कोई परेशान होकर या घबराहट की वजह से ये नहीं करना है कि मान लीजिए किसी को अब हो सकता हो कि किसी स्तर पर किसी का साइंस नहीं हुआ, सपोज करिए, किसी का हो सकता हो कि ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट नहीं हुआ हो, कहीं पर भी वो पढ़ रहा हो। मैंने पहले कहा था ये मुद्दा है ही नहीं कि वो संस्कृति का स्टूडेंट है अथवा नहीं है, लेकिन हो सकता हो कि उसको अगले महीने उसका वह चीज़ पढ़ाई के साथ शुरुआत हो और वो ख़त्म। तो ये ना सोचे कि कहीं से फटाफट कुछ पढ़ लेते हैं 4 दिन में, 7 दिन में। 7 दिन में वो पढ़ाई कर नहीं सकता। पढ़ वही सकता है 7 दिनों में जिसने पहले से पढ़ा हुआ हो, उसके पास मैटर हो। तो इसलिए ये परेशानी वाला मामला नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर आज ऐसे भी लोग होंगे जो इस भाव के साथ भी होंगे, चले देखें क्या होता है, तो जरा पकड़कर आराम से अपने आप को, हाँ, कुर्सी की पेटियां बांध लें, मौसम बिगड़ने वाला है ना। तो खैर आजकल तो मौसम पे ही चर्चाएं ज्यादा हैं, है ना। तो खैर
शुरुआत करें। अब इस बात का विश्लेषण जरा 2 लाइन में कर लें, फिर हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। कि लगभग 25 सवालों के अंतर्गत मैंने कहा कि एक 10 सवाल 12 सवाल भी हमारे पास नहीं आ रहे हैं। आपको बताएं कि इसमें कोई चिंता करने की बात है नहीं, मामला 50% का ही है। फिर भी ये बताइए कि क्वेश्चन का जो लेवल था या जो क्वेश्चंस थे वो ठीक थे या आपके स्टैंडर्ड से नीचे हो गए? मतलब कई सारे लोग इस वजह से नहीं अटेम्प्ट कर रहे होंगे कि बिलो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में। ठीक, तो देखिए यही होता है। हम जो लोग भी पढ़कर पिछले 7 दिन से लगातार, और मेरे समझ अपनी यही कहती है कि ये यूपीएससी के अंतर्गत जब मैंने ये चीज़ आपको बतलाई कि 167 डेज बचे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपने विचार भी किया होगा और उसके लिए प्रतिबद्धता भी दर्शाई होगी, पढ़ाई भी किया होगा। लेकिन पढ़ाई, मेहनत, इंफॉर्मेशंस, ये सारी चीज़ें कन्वर्ट नहीं हो पाती। और जहां तक मैं समझ पाया हूं इस पेपर को बनाने के साथ, देखने के साथ, कि ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसमें बूझो तो जाने वाली दशाएं हैं। एक सवाल को छोड़कर मैं उसकी बात करूंगा। जानबूझ के रखा था मैंने कि कहीं ऐसा ना 24-25 लोग पूरा कर दें, तो एक आग तो कम से कम बचा के रखूं। सारी कोर एरिया के संबंधित प्रश्न थे। अब देखिए आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन के लेवल पर उस पूरे पोर्शन में कई बार होता है कि जब हम एंशिएंट और मिडाइवल के क्वेश्चंस को भी कैलकुलेट करते हैं या उसको सोचते हैं कि एंशिएंट का, जैसे अशोक के अभिलेख है मान लीजिए, दिक्कत यह है कि इसको हम कहां रखें। जिस इतिहास को पढ़ते हैं उसके अंतर्गत अगर हम चलें तो कहेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का है। अगर थोड़ा उसका दायरा और बढ़ा लें तो वो कल्चर का हो जाता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत वो अशोक के अभिलेख अपने आप में वो उस भाषा और लिपि का भी एक नमूना बनते हैं। वो लिखे गए लेख, अभिलेख कला का रूप भी है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली हम कितना आपको बतलाएं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां से आते हैं। इतना जरूर हो सकता है कि अगर हम मॉडर्न को एलिमिनेट करें और मॉडर्न को अलग करने के उपरांत जितना कुछ बच रहा है वो सब कल्चर का हो सकता है, एंशिएंट मिडवल सब कुछ शामिल करते हुए। तो लगभग एक दशा ये आती है कि अगर 20 सवाल आ रहे हैं आपके पास, तो 20 का मामला लगभग इस रूप में देखा जा रहा है कि बराबरी का चल रहा होता है। 8, 9, 10 मॉडर्न के भी और लगभग 8, 9, 10 वो कल्चर जिसको हम एंशिएंट मिडवल के साथ जोड़कर देख पा रहे हैं। अगर वो संगम समाज से पूछ रहा है तो वो समाज के अंतर्गत क्या क्या मान्यताएं थी, क्या उनके आचार विचार थे, वो भी हमारी संस्कृति का पार्ट हो जाता है। इसलिए इतिहास के अंतर्गत वर्गीकरण तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसको जब यूपीएससी के पेपर के अंतर्गत लाएंगे तो कहीं ना कहीं वो उनकी संस्कृति का ही एक पार्ट हो जाता है। तो मतलब लगभग बराबर का हिस्सा होता है। अब यही वजह है उसमें भी हमने इस पोर्शन को केवल और केवल कला के रूपों तक रखा, और इसलिए उससे संबंधित प्रश्न थे। अलग से एंशिएंट और मिडवल अलग से कर रहे होंगे इस चीज को भी लेकर। अब मेन बात है कि कला के अंतर्गत जितना आपको सिलेबस दिया था और उसके अंतर्गत आपको वो सेगमेंट भी बतलाए थे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां से ज्यादा आते हैं, क्या है, ये अंदाजा लग जाना चाहिए था आपको अपनी पढ़ाई के अंतर्गत समय के अपने विभाजन में, कि आपके पास अगर 7 डेज थे तो हमें कितना समय किस एक चीज पर देना था। ये आप जब तक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे नहीं, चूंकि आप पढ़ चुके हैं सारे लोग, मैं मान के चल रहा हूं कि ये वे लोग हैं
जिनका केवल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बाकी नॉलेज के लेवल पर उनकी समस्या एकदम नहीं है, पढ़ाई के लेवल पर उनकी समस्या नहीं है। और सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वह संतुलन नहीं है, वह अनुपात मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए पढ़ी हुई चीजें एग्जामिनेशन हॉल में वो मिल नहीं रही हैं उनको। बाकी नॉलेज भी है, समय भी दे रहे हैं, और कहीं इसमें दो राय नहीं है कि उनकी मेहनत पर कोई डाउट है। मैंने पहले दिन आपको बताया था कि इस परीक्षा के अंतर्गत पास होने के लिए ये नॉलेज और मेहनत मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यानी कि इसके बगैर आप चल ही नहीं सकते। तो अब जरा इस चीज को समझिएगा कि जो हम पढ़ते हैं, कई बार होता है कि हमारी नजर ही पढ़ने की अपने आप में ऐसी हो चुकी होती है कि हम कुछ यूनिक चीज उसमें निकालना चाहते हैं, कुछ जो है ऐसा हो कि लगे कि मतलब कुछ पढ़ा है और हम ही हम जाने। और इस वजह से आर्ट एंड कल्चर में भरा पड़ा है ये सब चीजें, कि वहां पर आपके पास इंफॉर्मेशंस, वहां पर आपके पास इतनी सारी घटनाएं, इतनी सारी चीजें आपके पास मौजूद रहेंगी। और यही वजह है कि पढ़ने के उपरांत सबसे ज्यादा समस्या बच्चों को इस बात के लिए आती है कि आखिर क्या करें। और बुक्स देख लीजिए, कहीं पर कोई मैटर देख लीजिए, गाइड देख लीजिए, इंफॉर्मेशंस इतनी है कि उसको पढ़ने के बाद ये रियलाइज होने लगता है कि छोड़ो हटाओ, जो होना होगा हो जाएगा। इसलिए सेगमेंट जो आप पढ़ें, आगे के लिए भी जो विषय आप कवर करें ना, कोर एरियाज एकदम आपकी रहनी चाहिए। जैसे पहला सवाल एक जो था आपका कि स्तूप को लेकर, कि स्तूप के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, दरअसल क्वेश्चन करने का तरीका भी सीखिएगा। और मैं देख रहा था घूम के, जो मेरे पास नजर आ रही थी चीजें, काफी हद तक लोग इस मामले को फॉलो कर रहे थे। कहीं ना कहीं उन्होंने सुना होगा या समझा होगा या अपने से भी कर रहे होंगे। और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो चीज जरूर करें कि जब हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि ये सही नहीं है, तो उस एग्जामिनेशन प्रेशर में आप इन्हीं सब बातों को ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो पहली जरूरत होती है कि अपने बुकलेट पर इसको जरूर सर्कल में लें। और सही नहीं है, असत्य नहीं है, असत्य है, इन सब बातों को जितना आप सरल बनाकर रखेंगे उतना आप आसान कर पाएंगे। यानी कि स्तूप के विषय में कौन सा कथन गलत है। अब आपका सोचने का तरीका एकदम सीधा सपाट हो गया। अगर आप इस लाइन को ही पढ़ रहे होते कि स्तूप के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, इस रूप में आप स्टेटमेंट को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको ये अपने आप में लाइन को सही भी करने की जरूरत है कि अच्छा ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। अब आपके पास दिमाग में एक चीज आई कि सही और गलत का मामला इस स्टेटमेंट के साथ देखना है कि चलिए इसके ऊपर छत्र होता है और इसमें एक गर्भगृह होता है, इसके साथ एक प्रदक्षिणा पथ होता है और इसके चारों ओर वेदिका होती है। ये उस स्तूप की संरचना को लेकर बात की जा रही है कि आखिर एक जिसे कहा जाए कि एक मेधी, प्रदक्षिणा पथ और तोरण से घिरा हुआ ये अंड, ऐसे में ये पार्ट है हर्मिका। ये जो कहा जा रहा है छत्र, जो श्रद्धा, सम्मान और उदारता का प्रतीक होता है। और ये मध्य के स्तर पर एक यष्टि, दंड जिसको कहा जाए, और फिर एक आयताकार कक्ष में संरचना जो सर्वाधिक पवित्र स्थान होता है जिसको हर्मिका कहते हैं। और ये मेधी कहलाता है जिसके ऊपर एक अर्धवृत्ताकार यह संरचना मौजूद है अर्थात चबूतरा। चारों ओर घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है और एक रेलिंग से यह घिरा होता है। प्रवेश के लिए तोरण द्वार होते हैं। कुछ स्तूपों के संदर्भ में वह 4 तोरण द्वार मिलेंगे, कुछ में 1 मिलेंगे। अब ये संरचना है। जब आप पढ़ते हैं, आपको बताएं कि मैंने कहा था कि सोर्सेज को लेकर आप जो भी कवर कर रहे हैं, मेरा कहीं पर भी ऐसा कोई निर्देश नहीं होगा, कोई सलाह आपको नहीं होगी
कि आप यही पढ़िए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक बेसिक चीज आपकी एनसीईआरटी की आर्ट एंड कल्चर की जो बुक है 11th-12th के संदर्भ में, उसमें बने हुए चित्रों को खाली आप देख लीजिएगा, आपको वो सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। उनके चित्रों के संदर्भ में आप खाली जानकारी ले लीजिएगा कि हमको इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेना है, कि कहीं लिखा हुआ है अजंता की गुफाओं के चित्र, कहीं लिखा हुआ है कि एलोरा की गुफाओं, कहीं पर वहां पर उस स्तर पर कुछ मूर्तियों का निर्माण दिखेगा, कहीं पर आपको एलिफेंटा गुफा के अंतर्गत शिव के त्रिमुखी शिव की बात की जाएगी, कहीं पर आपके लिए वह अशोक के कुछ अभिलेख चित्र के रूप में भी नजर आएंगे। तो ये कीवर्ड्स हैं, आपको आप सारी चीज पढ़े होते हैं, बस केवल ये करिए कि अब जब आपने ये चीज कर लिया ना, तो उसके बारे में अब जरा जान लीजिए। उसी तरीके से कुछ स्तूप की संरचना, मंदिर की संरचना, ये उसमें बनी होती और वहीं से प्रश्न होते हैं। तो अभी जैसे इस संदर्भ में उत्तर तो पता है ही है, हर्मिका जिसको कह रहे हैं, प्रदक्षिणा पथ यानी घूमने का स्थान, और फिर जिस एक चबूतरे, ऊंचे चबूतरे प्लेटफॉर्म पर यह टिकी हुई संरचना होती है, इसको मेधी कहा जा रहा होता है। और ये रेलिंग, ये तोरण, इसी पे अब तोरण पे, रेलिंग पे वह मूर्तियों के माध्यम से, उकेरी गई तस्वीरों के माध्यम से उस बौद्ध कथाओं को उद्घाटित किया जाता है। तो जातक कथाएं, जो बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं हैं, उसको उसमें बतलाया या एक उभरी हुई आकृतियों के माध्यम से दर्शाया जाता है, जहां पर हाथियों का अंकन होगा, कहीं पर वह किसी स्तर पर जो बुद्ध के अपने प्रतीक बने हुए हैं उनको यहां पर दर्शाया जा रहा होगा। सबसे बढ़कर स्तूप आखिर इसी रूपरेखा के साथ सादे नजर आते हैं। अब ये आगे के स्तर पर एक जगह पर खाली आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और वो ये कि अगर हम पोस्ट मौर्य पीरियड, मौर्योत्तर काल की बात करते हैं, तो वहां पर अमरावती में एक स्तूप, और कहीं ना कहीं वो एक अमरावती शैली के नाम से भी जाना गया, आगे चलकर अलंकरण दिखेगा, संगमरमर के भी बने हुए नजर आएंगे। ये आपके लिए एक दूसरा तथ्य हो गया। मूल बात, उत्तर भारत में आमतौर पर स्तूप के संदर्भ में यह संरचना कॉमन रहेगी। दक्षिण में आकर इसी अमरावती और नागार्जुनीकोंडा, ये आंध्र प्रदेश में स्थान है, यहां पर एक नई संरचना आपको नजर आती है और उसको कहा जाता है आयक स्तंभ। इसका मतलब होता है कि ये जो मेधी चबूतरा प्लेटफॉर्म, ये आगे की ओर बढ़ा हुआ नजर आता है, और इसके साथ ही स्तंभ दिखाई पड़ेंगे, 5 स्तंभ, उन्हीं को आयक स्तंभ कहा जाता है। ये नागार्जुनीकोंडा और अमरावती स्तूप के अंतर्गत मिली हुई विशेषताएं हैं। तो आपके पास एक शब्द आया आयक स्तंभ, किस एक स्थापत्य के अंग है, और फिर वो मंदिर, स्तूप की बात की जाएगी, चैत्य की बात की जा रही होगी, विहारों की बात की जा रही होगी, तो फिर ये स्तूप स्थापत्य के साथ है। सोचिए जरा, जब क्वेश्चंस ये आते हैं ना, इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपने आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से उन स्थापत्य के अंगों का अध्ययन किया है अथवा नहीं किया है। ये स्तूप की जो संरचना, मैंने कहा कि बुद्ध के मृत्यु के उपरांत आखिर उनके अस्थि अवशेषों, अंग अवशेषों को आधार बनाकर वह विभिन्न स्थानों पर स्तूपों का निर्माण शुरू हुआ। तो स्तूप के संदर्भ में जो बात थी, ये क्वेश्चंस को लेकर, ये गर्भगृह होता है। गर्भगृह मंदिर स्थापत्य का अंग है। कई बार ये चीजें इसलिए प्रश्न क्यों रखा मैंने, ये चीज कि आपको लिखा हुआ मिलता है कि जो ये हर्मिका है, ये पवित्र स्थान माना जाता है स्तूप का। ये उसी तरीके से है जैसे मंदिरों में गर्भगृह होता है, और अगर
सरसरी निगाह से आपने पढ़ा तो आपको लग जाएगा कि गर्भगृह होता है। इसलिए गर्भगृह जैसी संरचना का उदाहरण दिया जाता है, गर्भगृह उसको कहा नहीं जाता, इसलिए गलत है यही। छत्र भी है, प्रदक्षिणा पथ भी है और चारों ओर वेदिका भी होती है। कुछ एक स्तूपों के संदर्भ में विशेषता ऐड ऑन करने की जरूरत होगी। जब आप स्तूप पढ़ें तो फिर स्तूप पढ़ ही डालिए। फिर या तो हम पढ़े नहीं, और अगर पढ़ें तो डेवलपमेंट भी देख लीजिए कि स्तूप के बारे में आखिर, जैसे आगे चलकर एक स्पेशली आपको बताएं, कुछ एक स्तूपों के लिए ये बातें आएंगी कि क्यों और कहां का स्तूप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। जैसे सांची का स्तूप है। अब सांची का स्तूप इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उस स्तूप के अपने अंतर्गत जो बुद्ध और बुद्ध के शिष्य अवशेष को लेकर बनाया गया महास्तूप एक कहलाता है। और फिर दो अन्य स्तूप हैं जो उनके शिष्य, वह शिष्य सारिपुत्र और महामोगदलायन, उनके अपने अंग अवशेष शारीरिक स्तर पर, जैसे दांत व नाखून, बाल, उनको भी रखा जाता था और इसलिए स्तूपों का एक प्रकार शारीरिक स्तूप के नाम से जाना जाता था। साथ में एक भरहुत स्तूप है मध्य प्रदेश में। विशेष रूप से इसका इसलिए चर्चा की जाती है कि एक शुंग शासक थे मौर्योत्तर काल में, पुष्यमित शुंग के माध्यम से शुंग वंश की स्थापना हुई थी। थे ब्राह्मण मतानुयायी। बावजूद इसके भरहुत स्तूप की इस रेलिंग को बनाने में उनकी अपनी भूमिका और नाम यहां लिखा हुआ दिखाई देता है। इसलिए क्वेश्चन आपके पास होता है कि भरहुत स्तूप की रेलिंग के साथ या फिर शुंग वंश का संबंध किस एक स्तूप निर्माण के साथ जोड़ा जाता है, तो वह भरहुत स्तूप के साथ जोड़ा जाता है। स्तूप के संदर्भ में कुछ इंफॉर्मेशंस मैंने सोचा कि वो चीज आपको इसके साथ हम डिस्कस भी कर लें कि जिसे कहा जा रहा है कि वैदिक काल के पश्चात अर्थात उस महाजनपद काल बुद्ध काल के अंतर्गत स्तूपों का निर्माण अस्थि अवशेषों को 8 स्थानों पर ले जाकर बनाने की बात की गई और इन्हीं क्षेत्रों में स्तूप बनाए गए थे। यानी ये कभी ये स्टेटमेंट के रूप में आपके पास आ सकता है कि उनके मृत्यु के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अस्थि अवशेषों को 8 स्थानों पर, यह स्थानों का नाम रटने की जरूरत नहीं है, वैसे ये अष्ट महास्थान के नाम से जाने जाते हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत इनकी अपनी बड़ी महत्ता है। और फिर दूसरी बात कि अशोक ने स्तूपों का निर्माण करवाया और रुम्मनदेही स्तंभ लेख और निगाली सागर लेख से भी अशोक के द्वारा स्तूप निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। मौर्य काल में अगर देखा जाए तो फिर सांची, भरहुत, बोधगया के स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया हुआ था। और फिर सारनाथ में मोनोलिथिक, अशोक के समय की खास बात तो यह है उसके स्तंभ भी मोनोलिथिक हैं, एकाश्मक हैं, एक ही पत्थर से बनाए गए हैं। तो वेदिका रेलिंग भी अगर एक पत्थर से बनाई जा रही हो तो कला और कुशलता का आप अनुमान लगा लीजिए। यही कारण है कि जब मामला एकाश्मक आ जाए तो फिर ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत होती है। दूसरी चीज, शुंग काल के अंतर्गत जो मैंने आपको बतलाया कि थे ब्राह्मण धर्म के, बावजूद इसके ये स्पेशली इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है, बाकायदे उस रेलिंग पर नाम तक लिखा हुआ मिल जाएगा शुंग शासक का। सातवाहन काल के अंतर्गत भी स्तूपों का निर्माण हुआ था, जैसे अमरावती, नागार्जुनीकोंडा। और ये मैच करने के कभी कभी क्वेश्चन आपके पास होते हैं कि कौन सा, जैसे मंदिर कहाँ है या कौन सा स्तूप कहाँ है। तो नागार्जुनीकोंडा किस स्टेट में, जैसे अभी पिछले साल 2022 में अशोक के अभिलेखों को लेकर प्रश्न आपके पास आया कि वह किस राज्य के साथ संबंधित है, कि धौली, जौगढ़ व एर्रागुड्डी। तो हम क्या होता है कि पढ़ते जाते हैं लेकिन कुछ बेसिक चीज हम छोड़ देते हैं।
उस बेसिक्स को जरूर ध्यान में रखकर चलना है। इसी तरीके से कुषाण काल के अंतर्गत विशेष रूप से ये सब इंफॉर्मेशंस आपके पास अलग अलग जगह पर मिली जाती हैं। चतुर्भुज संगीति का दौर हुआ। इसके समय के प्रमुख स्तूप चारसड्डा, पेशावर, सुई विहार, माणिकमाला और पुष्कावलती में है। इसका नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह उसके द्वारा आरंभिक स्तर पर बनाया गया स्तूप था। कनिष्क कुषाण वंश का शासक है और उसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी और उस बौद्ध संगीति के अंतर्गत वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष हुआ करते थे और उसी के अंतर्गत महायान धर्म का विकास हुआ था। यानी हीन और महान की जो शाखा दिखाई पड़ती है वो उसके अंतर्गत नजर आती है। गुप्त काल के अंतर्गत एक खास स्तूप का निर्माण हुआ है और उसको कहा जाता है कि धमेक स्तूप। ये चीज ध्यान में रखना है कि सारनाथ का धमेक स्तूप। क्यों इसका नाम अलग लिया जाता है कि आमतौर पर जो अन्य स्तूप हुआ करते थे वह अर्धवृत्ताकार थे, लेकिन धमेक स्तूप गोलाकार नजर आएगा। इसलिए प्रश्न आपका बनता है। और कहां अवस्थित है? सारनाथ। सारनाथ किसके निकट है? वाराणसी के, बनारस के। बनारस का नाम क्यों प्रसिद्ध है ना? क्योंकि वर्तमान हमारे है ना प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। हाँ, ये अमरावती स्तूप के अलंकरण का मामला है। कुछ कुछ मैं इसलिए दिखला दे रहा हूं कि आमतौर पर इमेज बनती नहीं और एक बार अगर दिख गया तो मामला, जैसे शुरुआत में कुछ वीडियोस आपको दिखलाए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्यों लगा बाद में पूछेंगे, पहले इसी को कहा जा रहा है कि अलंकरण और सजावट। और एक चीज और जो मैंने कहा कि आयक स्तंभ, ये जो स्तंभ यहां बने हुए नजर आ रहे होते हैं ना, यही चबूतरे के बाहर, यानी कि एक तरीके से इस मेधी के बाहर। तो ये शब्द आपके लिए प्रश्न का एक रूप है कि आयक स्तंभ स्तूप स्थापत्य के अंग हैं। और दूसरी चीज जो दक्षिण भारत में नागार्जुनिकोंडा, अमरावती स्तूप, वहां पर ये मिलते हैं। जैसे ये अलग अलग जो सांची का स्तूप है, चौखंडी स्तूप भी सारनाथ के अंतर्गत बनाया गया था। आरंभिक ध्वंसावशेष हैं अब तो। धर्मराज का स्तूप भी सारनाथ में भी, और एक कनिष्क के समय में बना हुआ जो है वह तक्षशिला में मौजूद है। भरौत स्तूप सतना मध्य प्रदेश के अंतर्गत मौजूद है। धमेक स्तूप भी बनारस में मौजूद है। ये देखिए, ये गोलाकार संरचना की, ये आपको ध्यान रखना है। गोलाकार धमेक स्तूप गुप्तकालीन, क्योंकि कागज पेन तो लाए नहीं होंगे बहुत सारे लोग, और कि वे तो हम आए थे ऐसे ही टेस्ट देने, सोचे थे कि जो है टेस्ट दे के पन्ना लहराते चले जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत उद्देश्य प्रश्नों के माध्यम से उस टॉपिक को रिवाइज भी करना है, ठीक है। और इसी को जरा कुछ एक आवाज नहीं आएगी इसमें, आएगी क्या? कॉन्फिडेंस है? मतलब ये स्तूप देखिए, आवाज कुछ नहीं मतलब हो, ये एक तरीके से इसी को छत्र कहा जा रहा है। अब आप स्तूप के अंदर चलेंगे और ये ऊपर के स्तर पर मेधी, ये रेलिंग थी, ये तोरण मौजूद हैं। इनके अंदर अब आप प्रदक्षिणा पथ घूम टहल के फिर निकल लिए आप, और इन्हीं पर बनाई गई आकृतियां जो बौद्ध कथानकों के साथ जुड़ती हैं, मूर्तियां हैं। तो इसी को कहा जाता है कि उनकी दीवारों पर, रेलिंग पर
ये उभरी हुई आकृतियों के माध्यम से बौद्ध कथानकों को दर्शाया जाता है। आपको लगता है कि खाली प्री की बात है, ये बात मेंस की भी अपने आप में, मैंने पहले दिन बताया था कि आखिर किस तरीके से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जो है स्तूप सहायक सिद्ध होते हैं। तो अगर ये स्तूप बने हुए हैं तो अनुयायियों को यहाँ पर आना जाना होगा, इसके माध्यम से उनके मूल्यों सिद्धांतों का प्रचार प्रसार हो रहा है और इनके अंतर्गत उकेरी गई ये आकृतियां उस बौद्ध सिद्धांतों को दर्शाती है। दूसरा प्रश्न कि जिसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा नागर शैली के एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये तमाम मंदिरों की बात की गई है और उसके अंतर्गत ये कहा गया कि कैलाशनाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, तेली मंदिर ग्वालियर। अब ये जो मंदिर स्थापत्य के अंतर्गत आपके पास इसी रूपरेखा के अंतर्गत प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न आपके पास बनता है कला के तत्वों के आधार पर कि नागर शैली, द्रविड़ शैली या बेसर शैली के अंतर्गत कौन कौन से तत्व होते हैं। तत्व का तात्पर्य यह होता है कि मंदिर के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, जिसको अधिष्ठान कहा जा रहा है। अधिष्ठान का तात्पर्य एक प्लेटफॉर्म, एक चबूतरा, एक गर्भगृह कहलाता है। जैसे अगर कहा जाए इस बात को लेकर कि मंदिर स्थापत्य के जो अंग हैं, उन अंगों के अंतर्गत अधिष्ठान, गर्भगृह और शिखर, शीर्ष, परकोटा, गोपुरम। ये अधिष्ठान का तात्पर्य वह एक ऊंची उठी हुई संरचना, चबूतरा या प्लेटफॉर्म। ये अधिष्ठान नागर शैली का तत्व होता है। द्रविड़ शैली में ये चीजें नजर नहीं आती। यानी धरातल से ऊंचे स्तर पर बनाए गए ये मंदिर नागर शैली की अपनी विशेषता है। जिसे हम नागर कह रहे हैं, द्रविड़ कह रहे हैं, बेसर कह रहे हैं, अगर भौगोलिक आधार पर उसके विभाजन को देखें तो हिमालय से विंध्य तक के अपने क्षेत्र के अंतर्गत वह नागर शैली, विंध्य से वह कृष्णा घाटी तक का क्षेत्र बेसर शैली, और उस कृष्णा घाटी से लेकर कन्याकुमारी सुदूर दक्षिण तक का क्षेत्र अपने आप में द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाएगा। इसका मतलब बेसर शैली जो है वह नागर और द्रविड़ का मिश्रण कहलाती है। सिंपली एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन खाली ये पूछा कि नागर, द्रविड़ और बेसर शैली किस कला का अंग है, यानी स्थापत्य कला का है कि वस्त्र निर्माण का है कि मूर्ति निर्माण की शैली है। सोचिए आपसे यूपीएससी के अंतर्गत अगर ये सवाल आ रहा है, इसका मतलब कि उनकी अपेक्षा यह कि अगर आपने जीवन में एक बार पढ़ा है कला के लिहाज से तो आप समझ पाइए और कर पाइए। क्यों ये पूछा? क्योंकि कंफ्यूजन क्या होता है ना, आपको अभी लगेगा कि कितनी सरल बात थी, फिर भी कंफ्यूजन होता है। आप पढ़ते हैं जब गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली, और आप पढ़ते हैं नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, तो ये सब पढ़ने के बाद ये नहीं पता चल पाता कि थी किसकी। इसलिए यूपीएससी ने कहा कि पूछ लेते हैं। और फिर गर्भगृह का दो रूप होता है, एक वर्गाकार या आयताकार। वर्गाकार का तात्पर्य यह हुआ कि गर्भगृह का मैंने पहले बताया कि देवी देवता का जहां मुख्य रूप से स्थापना की जाती थी, पवित्रतम स्थान होता है मंदिर स्थापत्य में। इसको बेस बनाकर इसके अनिवार्य वर्गाकार संरचना, ये वर्गाकार संरचना नागर शैली की है, आयताकार संरचना ये द्रविड़ शैली की होती है। और फिर इसी आधार पर
यह कहा जा रहा है शिखर। ये शिखर जिसको कहा जाता है, इसका तात्पर्य कि अगर शिखर रेखी है, शिखर पिरामिड नुमा है। रेखी शिखर नागर शैली का है और पिरामिड नुमा शिखर द्रविड़ शैली का उदाहरण होता है। और ये जिसे रेखी कह रहे हैं, पिरामिड कह रहे हैं, इसका तात्पर्य यह हुआ कि यही रेखी शिखर है जो नागर शैली का, ये गर्भगृह वर्गाकार संरचना के साथ होता है, जिसको हम शिखर कह रहे हैं उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में वही विमान कहलाता था। यानी दक्षिण भारत के संदर्भ में शैलियों में क्या होगा, द्रविड़ शैली में पिरामिड। पिरामिड का तात्पर्य हुआ कि वे संरचनाएं आखिर आयताकार इस संरचना के साथ ही मंदिर के संदर्भ में ऊपर होती हुई मंजिलें क्रमशः छोटी होती जाती हैं। ये छोटी होती मंजिलें ये एक वक्र रेखा है, ये पिरामिड कहला रहा है। तो इसलिए पिरामिड नुमा संरचना जो शिखर के ऊपर नजर आ रही है, शिखर जिसको कहा जा रहा, विमान कहा जा रहा, ये द्रविड़ शैली की अपनी विशेषता बन जाती है। और इसी के शीर्ष पर एक तस्तरी और उसके ऊपर लगा हुआ कलश, तो ये स्तूपिका की संरचना यहां पर नजर आएगी, अर्धवृत्ताकार संरचना, और इसको कहा जाएगा आमलक। यानी शीर्ष के स्तर पर अगर कहा जाए तो नागर शैली के अंतर्गत आमलक और यहां पर स्तूपिका। और अंतिम बात यह कि जिसे परकोटा कहा जा रहा है, यानी दीवार, वह दीवार द्रविड़ शैली की अपनी विशेषता हो जाती है। नागर शैली के मंदिर उस रूप में किसी चहरदीवारी से घिरे नजर नहीं आते थे। और परकोटा का तात्पर्य दीवार अगर हो गया तो गोपुरम प्रवेश द्वार, ये दक्षिण भारत के मंदिरों की खास विशेषता है। तो जो भौगोलिक आधार पर हम कह रहे हैं कि यह नर्मदा के उत्तर से विंध्य पर्वतमाला से लेकर ये कृष्णा नदी और फिर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र में द्रविड़ शैली है, मध्य के स्तर पर यह बेसर शैली है, हिमालय से विंध्य पर्वतमाला तक की दशाओं के स्तर पर नागर शैली है। यहां पर मौजूद उड़ीसा के मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय इसलिए हैं, शुद्ध नागर शैली के। कई बार भौगोलिक आधार पर ऐसा लगता है कि मानो कि वो बेसर में पहुंच जा रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए प्रश्न बनता है कि उड़ीसा के मंदिर किस शैली के हैं, या स्थापत्य में कौन सा मंदिर वह नागर शैली का था। तो वह लिंगराज मंदिर नागर शैली का है। कुछ एक मंदिर कुछ एक संरचनाओं के संदर्भ में कहा जाए, जैसे तेली मंदिर बना हुआ है ग्वालियर में, लेकिन वह द्रविड़ शैली का नमूना हो जाता है। खास बात यह, अगर भौगोलिक आधार पर देखें तो वह तो अपने आप में क्षेत्र बन जाता है नागर शैली का। इसलिए कुछ एक चीज जो अपवाद स्वरूप है वो आपके पास प्रश्न के रूप में आती है, और इतने सामान्य होते हैं कि हर जगह आपको ये पढ़ा हुआ लिखा हुआ मिल जाएगा, उसमें कोई नई बात है नहीं। तो जो मंदिर स्थापत्य के साथ संरचनाओं की बात मैं कह रहा था वो इसी रूप में है। ये आमलक, शिखर, गर्भगृह, और जो मंदिर का एक हॉल नुमा संरचना होता है, जब आप सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाते हैं तो उसको मंडप कहा जाता है, सभा भवन कहा जाता है। मंदिर गए तो है ना, बहाना चाहे जो हो, है ना। हाँ, कुछ लोग आंख ऐसे निकाल रहे हैं कि मंदिर तो जहां बनना था है। तो यह नागर शैली के मंदिर, इसी को कहा जा रहा है चबूतरा, एक अधिष्ठान या मंच के रूप में। लिंगराज मंदिर के बारे में एक इंफॉर्मेशन कम से कम जान लीजिए, और वो ये कि आखिर
11वीं सदी में इसका निर्माण जो है ना, ये एक सोमवंशी राजा अयाती प्रथम ने करवाया था। कभी कभी मंदिरों को लेकर कालक्रम लगाने को आ जाता है, टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वे मंदिर होते हैं जिनके शासक और जिनके राजवंश अपने आप में बेहद जो है लोकप्रिय और व्यापक होते हैं। तो फिर लिंगराज मंदिर के संदर्भ में लाल पत्थर से निर्मित है। तो कई बार किस चीजों से बने हुए हैं ये भी एक आपसे अपेक्षित होता है। ये वह लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का, और चूंकि अधिष्ठान के साथ है, वर्गाकार गर्भगृह के साथ होता है, शीर्ष पर बनी हुई संरचना, अब चूंकि ये नागर की कई सारी उपशैलियां भी हैं, जैसे मुड़ीसा शैली के नाम से कहेंगे, खजुराहो शैली के नाम से कहेंगे, वो सारी बातें भी आएंगी। अब ये कांची का कैलाशनाथ मंदिर, जिसका आपको मैं आ गया, अच्छा आवाज आ गई, मतलब मेरी आवाज द्रविड़ शैली का नमूना है। कैलाशनाथ मंदिर जब पल्लव स्थापत्य पढ़ते हैं तो उसमें पल्लव कला के अंतर्गत महेंद्र वर्मन शैली, राज सिंह शैली है ना, नरसिंह वर्मन शैली, मामल्ल शैली, तो ये वही मामल्ल शैली का उदाहरण है। जो कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम, ये उस समय राज सिंह के माध्यम से, नरसिंह वर्मन सेकंड के माध्यम से बनवाया गया था। तो शासक के नाम पर 4 शैलियां थीं। मैंने कहा कुछ आप लोगों को दिखला भी दूं कि ताकि ऐसा नहीं कि समय बर्बाद हो रहा है आपका, तो बंद कर दूं इसको फिर। देखिए ये दीवारों पर, इसी को करंट सज्जा भी कहा जाता है, पढ़ेंगे अभी आगे, एक सवाल भी आया हुआ था। ये कला की पत्थरों को तराश कर बनाई गई चीजें। देखिए ये पिरामिड जो क्रमशः ऊपर छोटे होते जा रहे हैं, और ऊपर की संरचना जो है वो स्तूपिका क्या नाम दिया गया कि ताकि आप समझ पाएं कि जैसे अर्धवृत्ताकार एक संरचना हुआ करती थी। देखिए अगला प्रश्न है कि आपके पास कि आखिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और विचार आप करने लगेंगे क्योंकि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। इस विचारों का कोई फायदा है नहीं कि आप पहले 4 विचार करिए, बल्कि सीधे प्रश्नों को मामला आता है कि कौन सा सही है। अब ये जान लीजिए, इसके बाद विचार करिए, क्योंकि विचार करते समय ये तो पता चले कि विचार किस पर करना है। तो फिर चाहता तो यूपीएससी यहां पर भी एक लाइन लिख सकता था ना, निम्नलिखित कथनों पर, निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए, या निम्नलिखित कथनों पर सही विचार कीजिए, ABCD कर देता। जगह बचाना होता उसे, तो वो चाहता है कि पहले समय व्यतीत करो, फिर यहां पढ़ने के बाद फिर पूछो, देखो अच्छा सही वाला पूछा है, फिर दोबारा स्टेटमेंट पढ़ो, इसी में तो समझ आएगा आपका। तो गुप्त काल से पहले के निर्मित स्वतंत्र भवन वाले हिंदू मंदिरों के कोई पुरावशेष नहीं मिलते। ये बात ठीक नजर आती है कि मंदिर निर्माण की अपनी शैली देवालय के रूप में गुप्त काल से शुरू होती है। सभी एलोरा गुफाएं हिंदू देवी देवताओं से संबद्ध हैं। तंजौर का विशाल शिव मंदिर महान चोल शासक राजा राज द्वारा बनवाया गया था। अब देखिए सभी एलोरा गुफाएं हिंदू देवी देवताओं से, यहीं पर मामला आकर फंस जाता है, क्योंकि
राष्ट्रकूटों के समय में बनी हुई ये गुफाएं, जिसमें हिंदू देवी देवता तो है ही, यानी उसको उस समय के संदर्भ में हम ब्राह्मण धर्म के नाम से जान रहे थे। तो ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म से 34 गुफाएं हैं इसमें ऐसी, और उसमें अलग अलग धर्म के गुफाएं मिलती। बेसिक क्वेश्चन, अब लिखा हुआ मिल जाएगा कि 34 गुफाएं, उसमें इतनी गुफाएं इस धर्म क्यों, आप यही रटिएगा। ले देकर मामला होता है कि ये एलोरा की गुफाएं अपने आप में हमारी धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण है। एक ही साथ बने हुए वे गुफाएं और उसके अंतर्गत देवी देवताओं का, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि यही गलत है, बाकी सही है। तो जो इस एलोरा के संदर्भ में एक्चुअल जो कुछ इंफॉर्मेशंस आपके पास कि हिंदू जैन बौद्ध मंदिरों से संबंधित हैं, इसी के यहां पर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण के माध्यम से कैलाशनाथ मंदिर का भी निर्माण कराया गया था। और इस कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण की खास बात यह थी कि ये एक पहाड़ी, उसको खोद कर तराश कर बनाया गया। और इसको खोदने और तराशने का तात्पर्य है, आमतौर पर किसी पहाड़ी के ऊपर कोई संरचना बनाई जानी है तो हम पहाड़ी नीचे से खोदते हुए तब बनाते हैं। कैलाशनाथ मंदिर में ये शीर्ष से खोद कर बनाई जाने वाली संरचना थी, और यही वजह है कि इसकी अपनी विशेषता बन जाती है। तो खास बात इसके अंतर्गत मैंने कहा कि 34 गुफाओं का यह समूह बौद्ध, ब्राह्मण और जैन धर्म से संबंधित है। और इन गुफाओं में पद्मपाणि, वज्रपाणि बुद्ध के जो एक बोधिसत्व के रूप में होते हैं उनको दिखलाया गया है। शिव और विष्णु की ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत भी ये दोनों अपने सब डिवीजन वहां पर मौजूद होते हैं। और कैलाश मंदिर है जो एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। आपको एलोरा ले चलते हैं कि एलोरा की पहाड़ियां महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उस हट जाऊं, मतलब इधर ही चला जाता हूं। देखिए, ये पहाड़ी, ये चट्टान है, उसको काट कर बनाई गई चीजें हैं। और इसीलिए उन गुफाओं को मतलब भारत की विरासत के रूप में जाना जाता है। मशीन नहीं थी उस काल में काटने के लिए, और इन्हीं पत्थरों पर बनाई गई मूर्तियां भी, ये कहीं से बाहर से ले आकर नहीं बना दी गई, एक ही पहाड़ी और चट्टान को काटकर बनाई गई चीजें। इसलिए हाँ, घूमने टहलने लोग जाते रहे हैं। जो द्रविड़ शैली का मामला था, जिसको मैंने पहले ही बतलाया आपको कि विशेष रूप से गर्भगृह आयताकार, अष्टकोणीय मंदिर, पिरामिड आकार का यह शिखर और शीर्ष पर स्तूपिका की संरचना, ये पूरा जो इलाका कहलाता था ना, इसी को हम शिखर उत्तर भारत में, दक्षिण भारत के अंतर्गत विमान के नाम से जान रहे थे। जो द्रविड़ शैली की उपशैलियां हैं ना, ये जैसे पल्लव वंश के द्वारा बनवाई गई, तो महाबलीपुरम का रथ मंदिर, ये एकाश्मक मंदिर कहलाता है, मोनोलिथिक, एक ही पहाड़ी के अंतर्गत बनी हुई संरचनाएं हैं।
काट कर तराश कर बनाया गया चीजें, एकाश्मक रथ मंदिर कहलाते हैं। ये वहां के संदर्भ में रथ मंदिरों का ही एक नाम होता था, इसलिए उनको रथ मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। धर्मराज रथ, द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ इसके अंतर्गत मूल रूप से हैं। महाबलीपुरम का तटी मंदिर, शोर टेम्पल, और कांची का कैलाशनाथ मंदिर। तो ये राज सिंह के माध्यम से, नरसिंह वर्मन सेकंड के माध्यम से बनाया गया, और ये महाबलीपुरम का रथ मंदिर जो है वह नरसिंह वर्मन फर्स्ट के माध्यम से बनाया गया। नरसिंह वर्मन फर्स्ट को मामल्ल कहा जाता था, मामल्ल की उसकी उपाधि थी, शक्तिशाली महान शासक के रूप में जाना जाता है। उसी के नाम पर वह नगर भी है, मामल्लपुर नगर का नाम पड़ गया था। चोलों के अंतर्गत तंजौर का वेदेश्वर मंदिर और गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर। ये तंजौर का वेदेश्वर मंदिर चोल शासक राजराज फर्स्ट के माध्यम से बनाया गया था, जबकि यह गंगईकोंडचोलपुरम राजेंद्र फर्स्ट ने जो है गंगा का अभियान किया, विजय के उपलक्ष्य में उसने एक नगर की स्थापना की और स्वयं उपाधि ली, गंगईकोंडचोल की उपाधि लेता है और एक नगर का निर्माण करता है और मंदिर का निर्माण करता है, बृहदेश्वर मंदिर। शिव के साथ जुड़े हुए ये मंदिर हुआ करते हैं। कभी कभी सीधे मैच करने का क्वेश्चन होता है कि मंदिर का नाम, वंश का नाम, कि आखिर कौन सा मंदिर किस वंश के माध्यम से बनाया गया था। विजयनगर शैली जो मध्यकाल के अंतर्गत नजर आती है, जिसमें हरिहर और बुक्का उस विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। 1336 में इस राज्य का निर्माण हुआ था और तत्पश्चात वह अपने आप में शासक अगर हिंदू धर्म के अनुयायी हैं तो मंदिर भी बन रहे हैं, और उसमें हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, हजाराराम मंदिर, विठल स्वामी मंदिर। हम्पी उनकी राजधानी हुआ करती थी, तुंगभद्रा नदी के तट पर मौजूद, और यही वजह है कि विजयनगर स्थापत्य का नाम इसीलिए लिया जाता है कि बहुत बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण किया गया था, भवनों का निर्माण किया गया था। यह अलग बात है कि मध्यकाल के अंतर्गत अभियान और आक्रमण के दौरान अनेक चीजें क्षतिग्रस्त भी हुई, बावजूद इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत हम्पी को रखा जाता है। तो हम्पी के अंतर्गत बने हुए मंदिर, और ये नायक शैली मीनाक्षी मंदिर, मदुरै के अंतर्गत मीनाक्षी मंदिर, इसका गोपुरम ही सबसे बड़ा गोपुरम है। यानी गोपुरम का मतलब प्रवेश द्वार, विशाल संरचना, यानी कि मंदिर का आकार प्रकार से ऊपर उसका जो है प्रवेश द्वार निकल जाता है, और वह समूह है मंदिरों का। नायकों के माध्यम से, तिरुमलाई नायक के माध्यम से यह मंदिर का निर्माण हुआ था। जब विजयनगर राज्य का विघटन होता है और वहां के नायकों को शक्ति प्राप्त हो गई और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। इसमें आपको ले चलते हैं इस बृहदेश्वर मंदिर की तरफ, तंजौर के जो चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। और शिखरों पर इसी तरीके की आकृतियां बनी हुई हैं। देवी देवता पत्थर से तराश कर बनाई गई चीजें, और उस काल में सबसे बड़ी बात यह है कि मानव के हाथ की कारीगरी है। तो बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक राजराज फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था, ये विशेष रूप से। बृहदेश्वर मंदिर नाम राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा बनाए गए मंदिर का भी है। अगर दोनों मंदिर एक साथ आ जाते हैं तो पहले जिसने बनाया वही मंदिर के निर्माता के रूप में जाना जाएगा। जगह अलग अलग है, तंजौर का है वो गंगईकोंडचोलपुरम का होता है, ठीक है। ये देखिए, और ये ऊपर से संरचना, ये मंदिरों के ऊपर लगी हुई है, ये जो स्तूपिका की संरचनाएं होती हैं ये सैकड़ों टन की होती थी। सोचने की बात ये है कि ऐसे कहां से कैसे लिया जाएगा, कैसे जाएंगी। इसलिए मतलब कला हमारी तकनीकी कुशलता को भी दर्शाती है, और यही वजह है कि इन सारी चीजों को देखने सुनने के बाद
तब आप कहते हैं कि एक भारतीय होने पर हमें गर्व क्यों करना चाहिए। आज के दौर में निर्माण तो बहुत कुछ हो रहा है, हो सकता है पूरी की पूरी पहाड़ियों को काट कर टनल बनाई जा रही है, सड़क के नीचे मेट्रो बना दी जा रही है, लेकिन आज के दौर के स्तर पर वह तकनीकी कुशलता है, मानव की कुशलता से कहीं ज्यादा वह तकनीकी कुशलता है। तो चट्टानों को काट देना, डायनामाइट है उड़ा देना, उस समय के संदर्भ में। इसलिए हमारी कला कुशलता की बात आती है कि उस दौर के अंतर्गत जो चीजें यहां बन गई वह अभी उस रूप में नजर नहीं आती है, और इसीलिए विरासत के संरक्षण की जरूरत होती है, क्योंकि ये हमारी अपनी पहचान, जिसे हम कहते हैं ना कि जब भी हम इसकी बात करते हैं तो हमारे अंदर एक खाली ये नहीं होता कि भौतिक रूप से हम कितने संपन्न हैं, भौतिकता के साथ साथ हम सांस्कृतिक रूप से कितने संपन्न हैं। यही वजह है कि अमेरिकी अपनी सांस्कृतिक पहचान कभी नहीं बताते, है ही नहीं, है ही नहीं। और भारतीय सांस्कृतिक पहचान अब भौतिक वाली भी बात बतलाते हैं, अब बतलाते हैं वे, ऐसा नहीं है। आखिर वे भौतिक विकास की तो बातें हैं कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी के लेवल पर 104 उपग्रह एक साथ भेजते हैं, कि कम महत्वपूर्ण बात है क्या? गर्व करिए। किस चीज पे? भारतीय होने पर। बेसर शैली के अंतर्गत मैंने बताया कि नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण हुआ करता है। एहोल में जो है लाड़खा का मंदिर, होयलेश्वर मंदिर मैसूर हेलबिडे में बनाया गया होयसल शासकों के द्वारा। तो कभी कभी सीधे ये मामला आता है कि होयसलेश्वर मंदिर या यह किस शैली के अंतर्गत बना हुआ है, तो बेसर शैली के अंतर्गत बना हुआ मंदिर है आपका। ये वो ओवरऑल अगर नागर द्रविड़ और बेसर शैली के अगर क्षेत्र की बात करें, जैसा मैंने पहले बताया इस चीज को लेकर कि यह हिमालय से विंध्य पर्वत और विंध्य से कृष्णा नदी तक, और ये कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। तो पढ़ रहे होंगे ये सारी चीजें, आपने पढ़ भी रखा होगा। तो संरक्षणकर्ताओं के नाम भी आपके पास, नाम का तात्पर्य किस वंश के माध्यम से, विशेष रूप से क्या है ना कि जैसे बेसर शैली चालुक्यों के माध्यम से इसको संरक्षण दिया गया था। और इतना तो इमेज बनी जानी चाहिए, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का मामला। अब कहीं हम यही भूल जाएंगे कि नॉर्थ और साउथ का जो है, तो टिकट कटा लीजिएगा। कहाँ का? हाँ, अच्छा गोवा का। जज्बा देखिए, बताऊंगा कि कहाँ का कटेगा। इस बार 28 मई को हुआ नहीं ना, परमानेंट टिकट कटेगा। हाँ, गोवा और गांव में ज्यादा अंतर है नहीं, समझ रहे हैं? तो इसलिए गोवा वाले नाम पर आपको भेजा जाएगा गांव, क्योंकि भारत कहाँ बसता है? देखिए ये है ना। अब जरा इस प्रश्न का संदर्भ समझें। कहा जा रहा है कि ये भीतर गांव के ईंटों का मंदिर एक ख्याति प्राप्त गायब हो जा रहा है। तकनीकी बातें हैं क्या भाई? कोई बात नहीं, ऐसे ही समझ में आएगा, उसमें क्या दिक्कत है ना। हो गए तकनीकी मामले, चलिए कोई नहीं, अभी बोर्ड है, हैंग करता है। तो भीतर गांव का ईंट का मंदिर एक ख्याति प्राप्त गुप्त स्मारक है। निम्न में से कौन सा एक स्थापत्य लक्षण यहां पाया जाता है? चूने गारे का जुड़ाई सामग्री के रूप में प्रयोग, यथार्थ मेहराब रियल आर्चेस की बात की जा रही है, सजावट के लिए संगमरमर का प्रयोग, और पदांग के लाल बलुए पत्थर का प्रयोग। यह क्वेश्चन गलत हुआ होगा बहुतों का, और उसका कारण यही है कि अब
समझिए, ये कानपुर में बना हुआ भीतरगांव मंदिर गुप्त काल के संदर्भ में ये पहला मंदिर है उस अंतर्गत मंदिर स्थापत्य में जो ईंटों से बना हुआ है। मंदिर पत्थर से बनते थे, लेकिन ईंट से निर्मित यह मंदिर है। इसलिए प्रश्न आपके पास अपेक्षित है। जो मंदिर कहा जा रहा है कि ईंट से निर्मित, गुप्त काल के मंदिर की खास मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। आमतौर पर मंदिर समतल छत के साथ होते थे, यानी शिखर नहीं बन रहे थे, लेकिन फिर शिखर भी बनना शुरू हुए। और शिखर बनने का तात्पर्य था कि शिखर मंदिर का एक पहला उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर होता है। देवगढ़ यानी उत्तर प्रदेश के ललितपुर क्षेत्र में बना हुआ। फिर सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहलाता है, छत्तीसगढ़ में बना हुआ। तो ये जो आपके पास पहली चीज आ रही है कि शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है, यह प्रश्न का रूप बन जाता है। दूसरी चीज कि मंदिर अगर पत्थर से बन रहे थे, प्राय ईंट से बनने लगे, तो ईंट के बने मंदिर में इसका नाम लिया जाता है कानपुर का भीतरगांव मंदिर। अब बात इसकी आती है, उस काल के अंतर्गत मंदिर निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। और यह भी आप समझ पाइए, कानपुर में पत्थर पहाड़ी कहां से मिलेगी? समझ रहे हैं? इसलिए कला भूगोल से बाहर नहीं होती। और कई बार ये सब तत्व आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि याद ही नहीं किया मैंने। अरे भाई, उसके भूगोल को देख लीजिए। आप पढ़कर सारी चीज गए रहते हैं, एग्जाम देते समय थोड़ी नहीं खाली कल्चर पढ़ के गए, ज्योग्राफी भी तैयार है, साइंस भी तैयार है। तो अपने उत्तर को निकालने के लिए ना, खाली ये नहीं कि कला का चैप्टर और बुक दिमाग में ला रहे हैं कि कहां था कि है कहां। और कितने सारे सवाल आपके इस मामले में सही होंगे जो इंटेलेक्चुअल गेस के माध्यम से भी होंगे। ये यूपीएससी का एग्जाम इसीलिए तो कहा जाता है कि सरल भी है और उनके लिए कठिन है कि जिन्होंने इस प्रकृति को समझा नहीं है। अब जो बात यहां पर मूल रूप से है वो ये है कि जो मंदिर बने हैं उसमें मेहराब मध्यकाल की एक बड़ी लोकप्रिय शैली थी। और जिस आर्चेस की बात की जाती है, दरअसल इस रूपरेखा के साथ जब भवन बनने लगते थे ना, ये मेहराब की संरचना कहलाती है। अलग अलग तरीके के मेहराब, वह तिकोने, वह मल्टीफोल्ड, राउंड शेप, नुकीले, इस रूप में इनकी संरचना को आर्चेस कहा जाता था। मध्यकाल में खास बात यह थी कि स्तंभों का प्रयोग कम हुआ, तो फिर इसलिए इनके माध्यम से गुंबदों का प्रयोग करके भवनों को बड़ा आकार देने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए इस गुंबद और मेहराब का निर्माण किया जाता था, उनका उपयोग किया जाता था। अब जो यहां पर मंदिर के अंतर्गत ये संरचना दिख रही है वो इस टाइप की दिखती है। तो अगर कहा जाए कि मेहराब का प्रयोग प्राचीन काल में हुआ है, तो एक सामान्य पढ़ने वाला विद्यार्थी इस बात को खारिज करके आगे निकल जाएगा कि ये तो मध्यकाल की चीज है, वो दिखता है और इस मंदिर में दिखता है। तो दो चीजें आपके पास आ गई, एक तो ईंट से बना मंदिर था, ऊपर से मेहराबों का। इसलिए ये सवाल आपका यहां पर, उसका उत्तर जो है आपके लिए ये होगा कि यथार्थ मेहराब का प्रयोग है ना। सॉरी, कह रहा ना कि कौन सा एक स्थापत्य का लक्षण पाया जाता है। ठीक ठीक, यथार्थ मेहराब का प्रयोग, ये चीज मैं दिखाता हूं। इसका एक इमेज दिखलाता हूं आपको। ये मंदिर की संरचना, और ये जो दिख रहा है ना, ये आर्चेस, ये जो दिख रहा है ये आर्चेस मेहराब कहलाते हैं।
आर्ट एंड कल्चर में ये चीजें आपके पास आएंगी। तो इसी को ईंट से, अच्छा एक जो इसमें कहा गया कि है तो ये ईंट का, है ना। मजेदार बात ये है, लिखा हुआ ईंट का मंदिर, आपको इसमें कंफ्यूजन रहा होगा, है ना। कुछ लोगों के लिए भी रहा होगा कि लाल बलुए पत्थर से बना है, लाल लाल दिखाई पड़ता होगा। पत्थर यहां लिखा है और यहां, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और पदांग जिसको कह रहे हैं, एक जगह का नाम है इंडोनेशिया में, वहां से आया था क्या। इसीलिए यूपीएससी इतना आपके पास हिंट देता है कि वो आप बस समझिए, खाली एक एक शब्द पर फोकस करके चलिए, वहां 100% रहिए। आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ईंट का बना मंदिर ख्याति पे, अच्छा अच्छा भीतर गांव वाला, हाँ हाँ पढ़े तो थे। आप प्रश्न पर तो है ही नहीं 100%, और ये पढ़ रहे हैं कि बताओ हम खाली ईंट वाला जाने तो वही पूछ लिया, वही चीज यहां पर आ गई, या पूछा कुछ और है। वहां दिमाग लगा रहे हैं, अगर पूछ लेता मान लो कि भीतरगांव मंदिर किस चीज से बना था, तब बता देते। ऑप्शंस पर क्वेश्चन के साथ संबंध जोड़िए। इतिहास में, कल्चर में पर्याप्त मात्रा में आपको उत्तर वहीं मिल जाएगा।